बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, आज पढ़ते हैं निबंध लेखन यानी कि एसे राइटिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निबंध होता क्या है। बच्चों, किसी विषय पर अपने विचार व्यवस्थित ढंग से लिखना ही निबंध कहलाता है। निबंध लिखते समय हमें निम्न बातों पर विचार करना चाहिए, जैसे कि निबंध के विषय पर पहले अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। निबंध लिखते समय अपने विचार क्रमबद्ध ढंग से ही व्यक्त करने चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। निबंध के वाक्य छोटे व सरल भाषा में होने चाहिए। आवश्यक स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। निबंध को उतना ही विस्तार देना चाहिए जितना आवश्यक हो, और निबंध के अंतिम अवतरण में अपने विचारों का निष्कर्ष प्रभावशाली ढंग से देना चाहिए। आइए कुछ निबंध पढ़ें और आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो निबंध लेखन के लिए हमारा प्रथम विषय है महात्मा गांधी। वैसे तो इस पृथ्वी पर असंख्य लोग जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आने वाली पीढ़ियां श्रद्धा और गर्व के साथ याद करती हैं। महात्मा गांधी ऐसे ही महापुरुष थे। वे हमारे युग की एक महान विभूति थे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर राज्य के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई धार्मिक स्वभाव की महिला थी। गांधी जी पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। 13 वर्ष की अवस्था में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौटे और मुंबई में वकालत करने लगे। तभी उन्हें दक्षिणी अफ्रीका से एक फर्म का न्योता मिला। वे वहां चले गए। वहां उन्होंने देखा कि वहां की गोरी सरकार भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार करती है। गांधी जी ने उस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा, पर अंत में उन्हें विजय मिली। 1915 में गांधी जी भारत आ गए। यहाँ भी उस समय भारतीय लोग अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चला रहे थे। गांधी जी भी उस आंदोलन में कूद पड़े। भारत की जनता गांधी जी के पीछे आ खड़ी हुई। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों का मुकाबला किया। लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। गांधी जी ने जीवन भर अहिंसा और बंधुत्व का प्रचार किया, पर वे स्वयं ही हिंसा का शिकार हो गए। 30 जनवरी 1948 को वे एक हत्यारे की गोली का निशाना बन गए। उनकी मृत्यु पर भारत ही नहीं, सारा संसार रो पड़ा। गांधी जी जैसे महापुरुष युगों में जन्म लेते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान की माटी ने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया जिसके सामने सारा संसार नतमस्तक हुआ। ऐसे महापुरुष को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। निबंध लेखन के लिए अगला विषय हमारा मेरे जीवन का लक्ष्य है। जीवन में सभी के कुछ न कुछ स्वप्न होते हैं। सभी के मन में कुछ न कुछ बनने या पाने की अभिलाषा होती है। उनमें से कुछ के स्वप्न साकार हो जाते हैं, जो अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम के बल पर आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। मैंने भी एक सपना देखा है, डॉक्टर बनने का। जब से मैंने होश संभाला तभी से मेरे मन में यह बात घर कर गई है कि मुझे डॉक्टर बनना है। वास्तव में डॉक्टर को बीमार और असहाय लोगों की सेवा करते देखकर मन में यह अभिलाषा पता नहीं कब उत्पन्न हो गई। अब तो यह मेरे जीवन का लक्ष्य ही बन गई है। मैं दीनहीन और निर्धन लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। ये लोग धन की कमी के कारण अनेक बीमारियों से घिरे रहते हैं और असमय ही काल का ग्रास बन जाते हैं। उन्हें उचित समय पर कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती। यही सब देखकर मैंने निश्चय कर लिया कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और निर्धन तथा असहाय लोगों का निःशुल्क इलाज करूंगा। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर बनना आसान कार्य नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए कठिन प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण करना पड़ता है, तब जाकर किसी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलता है। इन प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों प्रतियोगी भाग लेते हैं, किंतु मैं इन बातों से घबराता नहीं हूँ। अपने स्वप्न को साकार करने के लिए मैंने अभी से कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया है। मैं सोचता हूँ कि यदि ईश्वर की कृपा और माता पिता व गुरुजनों के आशीर्वाद से मेरा स्वप्न पूरा हो गया तो मैं अपना चिकित्सालय किसी निर्धन बस्ती में खोलूँगा, ताकि मैं उन लोगों की सेवा कर सकूं जो चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हैं। मैं उनसे उतनी ही फीस लूंगा जो जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है। अगला निबंध लेखन के लिए विषय है विज्ञान के चमत्कार। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक सुविधाओं के बिना आज का जीवन की कल्पना ही संभव नहीं है। विज्ञान की उपलब्धियां हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता बन गई है। प्रतिदिन प्रातःकाल जागने से लेकर रात्रि में सोने तक ही नहीं, वरन सोते समय भी मनुष्य वैज्ञानिक उपलब्धियों के सुखों का भोग करता रहता है।
जब हम विभिन्न क्षेत्रों पर दृष्टि डालते हैं तो विज्ञान के वरदानों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आइए कुछ क्षेत्रों पर दृष्टि डालकर देखें। चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धियां अचंभित कर देने वाली है। पहले जो बीमारियां लाइलाज समझी जाती थी वे आज असाध्य नहीं रही। आज शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण भी संभव हो गया है। कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण विश्व में कृषि उत्पादन असाधारण गति से बढ़ा है। सारे विश्व में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, किंतु विविध रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और उन्नत किस्म के बीजों, बेहतर पशु नस्लों और विकसित उपकरणों के कारण सारी आबादी का पेट भरने की व्यवस्था हुई है। परिवहन के क्षेत्र में तो विज्ञान ने आश्चर्यजनक परिवर्तन कर दिया है। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा में काफी समय लग जाता था, किंतु आज मनुष्य लंबी से लंबी दूरी की यात्रा भी कुछ ही घंटों में पूरी कर लेता है। बसों, रेलों और विमानों ने दो स्थानों के बीच की दूरी को कम कर दिया है। मनोरंजन के क्षेत्र में तो विज्ञान की उपलब्धियां अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं। टीवी, सिनेमा, वीडियो प्लेयर, ऑडियो प्लेयर, रेडियो, मोबाइल फोन, इंटरनेट आदि ने मनोरंजन को सुगम और सस्ता बना दिया है। आज दूर देशों में होने वाले कार्यक्रमों का आनंद घर में बिस्तर पर लेटे हुए लिया जा सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि विज्ञान की उपलब्धियों का लाभ उठाए बिना हमारा काम नहीं चल सकता। विज्ञान निश्चय ही मानव जीवन के लिए वरदान है। अगला विषय है हमारा विजयदशमी। विजयदशमी ऐसा त्योहार है जो असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। विजयदशमी को दशहरा भी कहा जाता है। विजयदशमी का त्योहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। यह त्योहार दीपावली से ठीक 20 दिन पहले होता है। यह त्योहार श्री राम की रावण पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व इसी दिन श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। तभी से लोग इस त्योहार को विजय पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं। विजयदशमी से लगभग 10 दिन पूर्व ही इसकी चहल पहल आरंभ हो जाती है। नगर नगर और गांव गांव में लगभग 10 दिन तक श्री राम की लीलाओं का मंचन किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग रामलीला देखने जाते हैं और श्री राम के आदर्श चरित्र से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। विजयदशमी के दिन देश भर में जगह जगह मेलों का आयोजन होता है। मैसूर का दशहरा तो सारे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। स्त्री, पुरुषों और बच्चों की भीड़ मेले में आती है। मेले में सर्कस और झूले लगते हैं। खाने पीने की चीज़ों की भी खूब बिक्री होती है। मेले में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले खड़े किए जाते हैं। सूर्यास्त के समय इन पुतलों में आग लगा दी जाती है और पाप पर पुण्य की जीत को फिर से याद किया जाता है। पुतले धू धू कर जलते उठते हैं, उनसे पटाखे छूटते हैं। इस दृश्य को देखकर बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं। विजयदशमी का त्योहार इस बात का प्रतीक है कि दुष्ट, अन्यायी और अत्याचारी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसका अंत अश्वंभावी है। पापी की उम्र लंबी नहीं होती, उसके विनाश को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें सदाचारी और चरित्रवान बनना चाहिए और इस बात में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि विजय सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। अगला निबंध लेखन के लिए विषय है हमारा वसंत ऋतु। हमारे देश में बारी बारी से 6 ऋतुएं आती हैं: ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शिशिर और वसंत। वैसे तो सभी ऋतुओं का अपना सौंदर्य है, फिर भी वसंत ऋतु सबसे निराली होती है। इसी कारण वसंत को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। वसंत से पहले शिशिर ऋतु होती है। शिशिर में वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं और धरती कुरूप दिखाई देने लगती है। किंतु जैसे ही वसंत का आगमन होता है, वातावरण में नई उमंग और नया उल्लास आ जाता है। वृक्षों में नई कोपलें फूटने लगती है, धरती हरी भरी हो जाती है और चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं। पृथ्वी दुल्हन की तरह सजी सवरी दिखाई देती है। इस ऋतु में ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक सर्दी। रात दिन बराबर हो जाते हैं। आम के वृक्षों पर बोर आने लगते हैं और कोयल पंचम स्वर में कूक कूक कर वसंत के आगमन की घोषणा करने लगती है। फूलों पर मंडराती रंग बिरंगी तितलियां मन को मुग्ध कर देती हैं। भौरे भी गुनगुन स्वर में गाने लगते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इस ऋतु का विशेष महत्व है। इस ऋतु में शीत का भयंकर प्रकोप समाप्त हो जाता है। व्यक्ति के शरीर में नई स्फूर्ति और नई शक्ति का संचार हो जाता है। प्रकृति नववधू की भांति मनमोहक श्रृंगार करने लगती है। वन और बाग आकर्षक लगने लगते हैं। वसंत सौंदर्य, उल्लास, उमंग और नव्यता का प्रतीक है। ये सभी ऋतुओं में श्रेष्ठतम है, इसलिए यह सभी लोगों की प्रिय ऋतु है। वसंत सचमुच ऋतुराज है। तो बच्चों, ये थे निबंध लेखन के विषय। आगे भी हम एक विषय को पढ़ते हैं। अगला विषय है हमारा गणतंत्र दिवस।
कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्र के सभी लोग अपने जातिगत, वर्गगत और धार्मिक भेदभावों को भुलाकर समान उत्साह और उमंग से मनाते हैं। ऐसे पर्वों को राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। गणतंत्र दिवस हमारा ऐसा ही राष्ट्रीय पर्व है। सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद देश को ठीक प्रकार से चलाने के लिए नया संविधान बनाया गया। इस संविधान द्वारा देश के नागरिकों को वयस्क मताधिकार दिया गया। इससे देश की वास्तविक शक्ति जनता के हाथ में आ गई। जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार मिल गया। देश का यह नया संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तभी से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस को देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी भारतवासी उल्लास और आनंद से सराबोर होते हैं। वे एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हैं। गांव-गांव और नगर-नगर में प्रभात फेरियां और ध्वजारोहण होता है। विद्यालयों में छात्र छात्राएं और अध्यापकगण आकर्षक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इन कार्यक्रमों में देशभक्तिपूर्ण गीतों और कविताओं का पाठ होता है। सभा के अंत में मिठाई बांटी जाती है। भारत की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की शोभा निराली होती है। इस दिन राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और लाल किले को भव्य रूप से सजाया जाता है। राष्ट्रपति भवन से लेकर लाल किले तक एक भव्य परेड निकाली जाती है। इस परेड में तीनों सैनिकों की टुकड़ियां, अन्य बलों की टुकड़ियां, विभिन्न राज्यों की झांकियां, लोक नृत्य करते लोगों के समूह भाग लेते हैं। राष्ट्रपति इस परेड का अभिवादन स्वीकार करते हैं। इस परेड का दृश्य अत्यंत आकर्षक और मुग्ध कर देने वाला होता है। हमारे राष्ट्र के जीवन में गणतंत्र दिवस का बड़ा महत्व है। इस दिन हम राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम और भक्ति प्रकट करते हैं। यह दिन भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिन है, जो हमें अपने कर्तव्य की याद दिलाता है। हमें इसके महत्व को सदा याद रखना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह आप भी कोई विषय चुनिए और उस पर निबंध लेखन का अभ्यास कार्य कीजिए, और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।